मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज बरसने वाली बारिश के असरात अभी तक बाकी हैं। शहर के कई इलाकों में बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर रखा। बिजली गई तो समझे कि पूरा निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया, क्योंकि ना घरों में पानी रहता है और ना ही इतनी गर्मी से बचने का कोई और तरीका मौजूद होता है। दूसरी जानिब बारिशी पानी ने भी शहरियों को खूब इम्तिहान में डाले रखा। दफातर जाने वाले शहरी या तो दफातर लेट पहुंचे या कुछ ने तो छुट्टी भी कर ली। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह से मुतासिर हुई। ना दुकानदार वक्त पर दुकानों पर पहुंच पाए और ना ही शहरियों ने बाजारों का रुख किया था। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी दिन भर मौसम के मिजाज नरम रहने और कुछ बादल बरसने की पेशगोई कर दी गई है। मौसम के हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे जी आज क्या पकाएं क्या खाएं। हर रोज़ का ये प्रॉब्लम है और नाश्ते की टेबल पर ही ख़वातीन की जानिब से ये सवाल किया जाता है कि आज घर में बनेगा क्या, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो आपने गुज़िश्ता हफ्ते बेक पारो किचन में बाटी मैकरोनी और मज़ेदार लाज़ानिया बनाना सीखा था, लेकिन आज फिर हमारे साथ बेक पारो किचन से शेफ़ जहांगीर मौजूद होंगे और वो हमें बताएंगे कि आज वो हमारे लिए और देखने वालों के लिए क्या ख़ास बनाने वाले हैं और क्या आइडिया उन्हें देने वाला है। जी शेफ़ जहांगीर, ओवर टू यू। बताइए आज क्या ख़ास बना रहे हैं आप हमारे लिए। जी सिद्रा, आज जो रेसिपी है बेक पार्लर के किचन में वो लाहौरियों के लिए जो है ना बहुत ही एक आप कह लें उनकी फेवरेट रेसिपी है, क्योंकि लाहौरिये जो है वो टिक्का बोटी और सीख कबाब बारबेक्यू का हमारा बहुत ट्रेंड है लाहौर में। तो बेक पार्लर की जो है वो एक बहुत ही अच्छी काविश है कि उन्होंने जो है वो लाहौरियों के लिए इटालियन और पाकिस्तानी हमारा अपना टिक्का जो है उसको फ्यूजन कर दिया, उन्होंने मिक्स कर दिया। तो आज जो हमारी रेसिपी है वो है जी चिकन टिक्का मैकरोनी। चिकन टिक्का मैकरोनी जो है वो हम बनाएंगे विद बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट जो है, और इसके अंदर हम बेक पार्लर की मैकरोनी इस्तेमाल करेंगे। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी सीजनिंग। ठीक है जी। तो टिक्का, जब भी हम टिक्के का नाम लेते हैं तो हमारे यहाँ जो है वो ज़हनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले स्मोक का फ्लेवर आ जाता है, स्मोकी फ्लेवर, कोयले का फ्लेवर, बारबेक्यू फ्लेवर। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जो है वो कोयला देंगे, कोयले की इसको स्मोक देंगे तो वो हो। हम बेक पार्लर ने अपनी इस सीजनिंग के अंदर एक बहुत ही यूनिक किस्म का एक स्मोकी फ्लेवर भी जो है वो इसके अंदर रखा हुआ है। तो इसका बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जनाब 100 ग्राम मैंने चिकन लिया है और इसके अंदर जो है हम इसको मैरिनेट करेंगे, और वो मैरिनेशन है जी हमारी चिकन टिक्का सीजनिंग के साथ। ठीक है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, 1 and 2 टेबल स्पून इसके अंदर ये हमारी सीजनिंग आ गई, सॉरी। और इसमें हम ऐड करेंगे जस्ट और इसको अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे, और इसको इसमें हम ऐड करेंगे जस्ट 2 टेबल स्पून ऑयल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है। और ये आ गया 2 टेबल स्पून ऑयल। इससे जो है ज़रा इसकी मैरिनेशन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी। ले जी, वॉक कढ़ाई हमारी तैयार है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल, और हम इसके अंदर ऐड अब जो स्टार्ट हम करेंगे वो करेंगे विद अनियन। अनियन जो है इसके अंदर हम थोड़ा सा चॉप्ड अनियन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। आज टिक्का मैकरोनी के अंदर एक मैं और थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि हम फ्यूजन तो कर ही रहे हैं, तो वाई नॉट हम थोड़ा सा जो कॉन्टिनेंटल खाने वाले लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा सा इसके अंदर एक टच रख दें। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे बटन मशरूम्स हैं। ठीक है। और बटन मशरूम्स जो हैं उसको हम ये स्मॉल
क्यूब्स में जो है वो काटेंगे। आपको पता जो हमारे घर के एक्चुअली जितने भी अफराद होते हैं ना, उनमें से हर कोई जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक चीज़ चाहता है, ठीक है। तो बेक पॉलर की जो मैं समझता हूँ जीत यही है कि उन्होंने पूरी फैमिली को कैप्चर किया, पूरी फैमिली के जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनके मुताबिक जो है वो उन्होंने वो काम किया, ठीक है जी। तो इसमें हमने ये थोड़ा सा ऑयल और इसमें अनियन को थोड़ा सा स्टर फ्राई किया और जनाब इसके अंदर आ गया आपका चिकन टिक्का मैकरोनी। और जब आप टिक्के की बात करते हैं ना, तो टिक्के के अंदर जो उसकी हमें चाहिए होता है, थोड़ा सा हमें लाइम सीजनिंग भी चाहिए होती है कि थोड़ा सा स्पाइसी हो, थोड़ा सा खट्टा हो, ठीक है जी। तो उसका भी हमने जो है वो ख्याल करना है। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे जनाब लेमन है और इसके साथ जो है वो मैं थोड़ी सी मैकरोनी आप वेजिटेबल्स के बगैर जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए यहाँ पे मैं बेल पेपर, कैप्सिकम और अनियन ये इस्तेमाल करूँगा। और इसके बाद इसमें एक टमेटो बहुत ज़रूरी है। जब आप मैकरोनी बना रहे होते हैं ना, तो इसके अंदर हमें जूस चाहिए होता है, राइट। तो ये तकरीबन 1/4 कप इसके अंदर मैंने टमेटो ऐड कर दिया और थोड़ा सा इसमें हम जस्ट 1 टेबल स्पून जो है वो लाइम जूस ऐड किया है और चिकन इसका इंतहाई टेंडर होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, राइट। अब इसके अंदर हम ऐड करें जी कैप्सिकम, ये आ गया, एंड नाउ मशरूम्स, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कलर बेल पेपर और स्मॉल क्यूब्स जो है इसके ऐड करेंगे इसमें। यहाँ पास्ता जब आप बॉईल कर लेते हैं, तो पास्ता को बॉईल करने के बाद 1-आधा मिनट जो है आप ऑयल के साथ उसको, जब उसकी स्टार्च प्रॉपर पानी के साथ उसको निकालते हैं, तो याद रखें उसमें आप जब तक उसका प्रॉपर उसको धोएंगे नहीं, उसकी स्टार्च आउट नहीं करेंगे, वो बिल्कुल जुड़ा जुड़ा सा फील होता है। लो जी, अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, ये जनाब ये देखें बहुत ही कलरफुल, राइट। और ये हमारी बेक पॉलर पास्ता एक्सपर्ट की मैकरोनी, बहुत ही क्विक रेसिपी है। और इसके अंदर अब मैं थोड़ी सी सीजनिंग जो है एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, जिसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ओके, ब्लैक पेपर आ गया, और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने पहले प्रोग्राम में भी बताया था कि सॉल्ट जो है वो सीजनिंग के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। आप सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा कम इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पे अगर आपने मज़ीद इसको स्पाइसी करना है तो थोड़ी सी सीजनिंग हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, दैट्स इट। और
जनाब अब यहाँ पे आ गई हमारी ग्रीन चिलीज़। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप घर पे बैठे हुए बेक पॉलर की जो है वो टिक्का मैकरोनी के साथ जो है वो बारबेक्यू का जो है वो घर पे बैठे हुए मज़ा ले सकते हैं। ठीक है जी, और बिल्कुल रेडी। इसको हल्का सा हम करेंगे टेस्ट, क्योंकि जब तक शेफ़ खुद सेटिस्फाइड ना हो तो वो आगे जो है वो नहीं दे सकता। बहुत आला, वाकई ऐसे फील हो रहा है जैसे आपने टिक्के को खाया हो। ओके, लो जी, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंट और यूनिक कलर्स। इसका पास्ता का सबसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसके कलर्स हैं और इसकी वेजिटेबल्स जो आप इसमें ऐड करते हैं, राइट। और फिर इसकी गार्निशिंग के लिए क्यूकम्बर, इस तरीके से इसका हम क्यूकम्बर, राइट, और टमाटो को यहाँ से आप थोड़ा सा, और फिर 1 2 3 4 and 5। ओके, इस तरीके से आप इसका फ्लावर बनाएं। और ये आ गया, और मेरे पास यहाँ पे लेटस पड़ा हुआ है, क्योंकि बारबेक्यू है तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसके साथ लेटस भी लगाऊं, वो भी श्रेड करके उसी फॉर्म में। और जनाब ये आ गया लेटस, और फाइनली विद लेमन। ले जी व्यूअर्स, आपके लिए जो है वो बहुत ही मज़ेदार और कलरफुल जो है वो चिकन टिक्का मैकरोनी बन चुकी है। घर पे इसको ज़रूर ट्राई करें और टिक्के का मज़ा लें, मैकरोनी का मज़ा लें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सिद्रा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया शेफ जहांगीर, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आज फिर आपने मेरी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भूख बढ़ा दी और यकीनी तौर पर देखने वालों का आज का मसला हल हो गया, बल्कि बच्चों की फरमाइशें भी आना शुरू होंगी कि आज उनको टिक्का मैकरोनी ही बना के सिखाई जाए। नाज़रीन, आपके मसाइल पे बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद जो मसाइल पैदा हुए, उसमें देखा कि बिजली भी चली गई, सड़कों पर पानी जमा रहा, लोग दफातर में नहीं पहुंच पाए, बहुत सारे लोगों ने छुट्टी की, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बेचारों के घरों में पानी जमा हो गया और वो बेचारे पानी ही घरों से निकालते रहे। इस हवाले से बात करेंगे जी। जब भी हम वासा की बात करते हैं तो वासा का इस सीज़न में हर रोज़ जिक्र होता है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो वासा को बड़ी शिद्दत से याद किया जाता है कि कहाँ है, कितना टाइम लगेगा सड़कों से पानी निकालने के लिए, इतनी बारिश होगी तो इतने घंटे में पानी निकल जाएगा, लेकिन वो वादे वफा नहीं हुए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमडी वासा हैं सैयद जाहिद अजीज़ साहब। जाहिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला बरहम थे आप पे, क्या हो गया? ये मुझे आप ही की वजह से पता चला है, लेकिन कोई मतलब ये आपने खबर दी है, मेरे इल्म में नहीं है वैसे ऐसा। खुश हैं आपसे सर? बिल्कुल, क्योंकि देखें गवर्नमेंट या वज़ीर आला पंजाब, उनकी ख्वाहिश है कि अगर कोई काम हम करते हैं 3 घंटे में सिटी क्लियर करते हैं तो हम 2 घंटे में क्लियर करें, अगर 2 घंटे में क्लियर करते हैं तो 1 घंटे में करें। और ये उनकी बात बिल्कुल सही है कि हमें हर बारिश में पिछले से इम्प्रूव करना है, और वो उसकी हम वज़ीर आला पंजाब की हिदायत है हमें, और वो सिलसिले में हम करते रहते हैं पहले से इम्प्रूवमेंट अगली बारिश में। जैसे कल की बारिश थी, कल कोई 190 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर कम थी, 189 मिलीमीटर, और
रात के 12:15 पे शुरू हुई और सुबह 8:30 खत्म हुई। तो इस 8 घंटे के दौरानिए में तकरीबन हमें 190 मिलीमीटर फेस करना पड़ा। और कोई शाइन बात यह है कि जब 10:15 हुए, यानी 2 घंटे खत्म हुए थे बारिश के, तो लक्ष्मी चौक क्लियर था पानी से, जो कि माजी में आपको पता ही है कि बहुत दिन और घंटे लगते थे। 2 घंटे में क्लियर हो गया। उसके बाद लॉरेंस रोड बिल्कुल ही खाली था, लेकिन टैंक भर गया, कि वो इतनी बारिश ज्यादा थी कि टैंक ऊपर तक भर गया, लेकिन सड़क बच गई। जाहिद साहब, लॉरेंस और यकीनी तौर पर लक्ष्मी तो क्लियर हो गए, जिनमें मसाइल पहले होते थे इस सीजन में हम नहीं देख रहे वहाँ पे, लेकिन बाकी भी तो पूरा लाहौर मौजूद है ना। और आपने बताया कि हर बारिश के बाद अगली बारिश में पानी उससे पहले निकालने की कोशिश की जाती है। क्या किया जाता है उस हवाले से? क्योंकि ना तो नई मशीनरी खरीदी जा सकती है इतनी जल्दी, ना अफराधी कुव्वत बढ़ाई जा सकती है। क्या प्लान तब्दील किया जाता है, क्या होता है? क्योंकि सिस्टम भी वही का वही हमारे यहाँ मौजूद है। जी, इसमें थोड़ा सा हमें अपनी एफर्ट को बढ़ाना पड़ता है। मसलन हमें पेशीन गोई टाइम पे मिल गई थी कि रात के 12:15 बारिश होने का इम्कान, और इत्तेफाक ऐसा है कि उसी टाइम पे बारिश हुई जो हमें शाम को पेशीन गोई मिली थी। तो लिहाजा मेरे समेत तमाम बंदे फील्ड में निकले, और हमने जितने भी अपने पंपिंग स्टेशन थे जो पहले से चल रहे होते हैं घरेलू सीवरेज के पानी के निकास के लिए, तो उनकी एफिशिएंसी को ज्यादा मॉनिटर किया और पहले से पानी को इतना डाउन रखा कि जब बारिश उसमें एंटर हो तो जगह काफी मौजूद हो। तो लिहाजा 22 जो पॉइंट है हमारे, उसमें से 12 ऐसे पॉइंट हैं जो 2 घंटे में हमने क्लियर कर लिए, बिकॉज इसके लिए तैयारी थी। और उसके बाद जब सुबह बाद लोग जो 10 बजे बाहर निकलते हैं, उनको हैरत हुई खुशगवार ये देख के कि ना तो लॉरेंस रोड पे पानी है, ना जीपीओ में पानी है, ना रोड पे तो पानी नजर आया, ना लक्ष्मी चौक में नजर आया। अतराफ में था शिमला पहाड़ी के साथ जो कोने हैं, या डेविस रोड के एक पॉइंट पे था, और कश्मीर रोड या कुछ पॉइंट, उनमें हमें 4 से 5 घंटे लगे। आखिरी पॉइंट हमने 4:10 पे क्लियर किया ताजपुरे का, और सुल्तान महमूद रोड इचरा। तो इनमें 7-8 घंटे लगे 2 पॉइंट्स को। तो बाकी जो नशीबी कई ऐसे घर हैं जो सड़क से 3 फीट नीचे हैं, गुलबर्ग का एक पुराना एरिया है जहाँ पे घर बहुत ही नीचे रह गए हैं और सड़क बहुत ऊंची हो गई हुई है, या कुछ निश्चित टाउन में या रावी के बेड में ऐसे घर जरूर हैं अफरादी जिनको मसाइल हुए, जिनको उन्होंने फिर हमारे साथ मिलकर हल किया। बल्कि हमने जनरल हॉस्पिटल के मसाइल का भी खुद जाके हल किया, हालांकि ज़ाहिर है उनका अपना सिस्टम था, लेकिन हमने देखा कि ये मुश्किल में है, तो हमने उनकी स्क्रीनें ठीक की, उनके डिस्पोजल स्टेशन में कुछ मसाइल थे वो हमने जाके ठीक किए। तो ये कलेक्टिव एफर्ट थी, और हर बारिश में हम पिछले से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और इसमें भी हमने बेहतर किया। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता जो बारिश हुई थी उसके बाद भी हमने देखा कि बहुत सारे इलाकों के गटर उबलना शुरू हो गए थे, और इस बारिश में भी यही हुआ है। बारिश होने के दौरान भी गटर उबलते रहे, और जब बारिश खत्म हो गई अभी भी वही सूरत हाल बरकरार है। इसकी क्या वजह है? देखें, गटर बारिश ये तो 190 मिलीमीटर की आपने नोटिस किया होगा कि ये गैर मामूली बारिश थी। ये हर रोज इस तरह की बारिशें नहीं हमें देखने को मिलती हैं। किसी भी और शहर में ये शायद बारिश होती पाकिस्तान में, तो उसमें इतना पोटेंशियल ना होता कि वो एक दिन में ही क्लियर कर सकता, बल्कि एक हफ्ते में भी क्लियर नहीं हो सकता। तो हमने तो कुछ घंटों में किया। गटर उबलने की बात यह है कि आपके गटर में फर्ज करें एक 9 इंच का पाइप लगा हुआ है, और उसका डिजाइन है जो 1960 में लगा था गुलबर्ग या मेन बुलेवर्ड को ले लें, तो 1960 में वो सीवर सिस्टम लग गया, और लोगों की कोठियां थी, 4-4 कनाल के घर थे, वो आपने प्लाजे बना के उनको वर्टिकल कर दिया, उसमें जिसमें से 4 बंदे निकलते थे जिस घर में, उसमें से आपने 2000 बंदा डाल दिया, शॉपिंग मॉल सारा कुछ। तो पाइप तो वही साइज है, आबादी चाहे 60 लाख से 1.25 करोड़ हो गई, लेकिन पाइप तो वही है। जाहिद साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पर फिर इदारों की कोलैबोरेशन हो जाती है ना, कि कहीं भी कोई बिल्डिंग्स बन रही हैं, कोई प्लान्स बन रहे हैं, तो फिर तमाम इदारों को साथ मिलकर चलना चाहिए कि यहाँ पर आने वाले वक्त में कितनी आबादी हो सकती है और कितने सीवरेज का निज़ाम की ज़रूरत पड़ सकती है। बात करते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे जी, शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। शेख ज़ैन, बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ एक और पॉइंट पे हमने देखा कि बारिश के बाद गड़ा पड़ गया था, रोड टूट गई थी। सिद्रा मुनीर, ये जब से बतौर एमडी जाहिद अजीज साहब ने चार्ज संभाला है, ये तीसरा मॉनसून है, और इन 3 मॉनसून की सूरत हाल देखी जाए तो इस साल शहर लाहौर में सबसे ज़्यादा शिकाव पड़े हैं। 22 जुलाई से लेके आज की तारीख तक तकरीबन 1 माह से भी कम वक्त बनता है,
और शहर की मरकजी शाहराहों पर 9 शगाफ पड़ चुके हैं। और कल होने वाली बारिश जो कि 189 मिलीमीटर बारिश थी, और फिर उसी मुकाम पर शगाफ पड़ गया जहां पर 25 जुलाई को पड़ा था। 25 जुलाई को इस मुकाम से 1 मीटर दूर शगाफ पड़ा था, जिसकी मुरम्मत की गई। और अब आप देखें कि अब फिर उसी मुकाम पर शगाफ पड़ चुका, जिसकी बुनियादी वजह यही बताई जा रही है हमेशा की तरह के क्राउन फेलियर हो गया है। ये जो सीवरेज लाइन है वह टूट गई है, इसकी मुरम्मत कर देंगे। और लास्ट तो आपको याद होगा जाहिद साहब ने अपने प्रोग्राम में, हमारे इसी प्रोग्राम में बोला था कि अगर कोई दिल का मसला हो तो पूरी जो वेन है उसको तब्दील नहीं कर दिया जाता, उसकी बिल्कुल शेखजन, मरहम पट्टियों की बात की जा रही थी कि चलाया जा रहा है सिस्टम को मरहम पट्टियां करके। मुझे ये बताइए कि ये वही रोड है जहां पर मुसलसल हम देख रहे हैं गुज़िश्ता सालों में भी और अब भी कि इसी एक रोड पे बहुत ज्यादा गड़े पड़ने के शिकायत सामने आती है। क्या निशानदही है कि यहाँ पर वासा की लाइन बिल्कुल जवाब दे रही है? 3 साल कबल प्लान भी बनाया गया था कि ये जो सीवरेज लाइन है इसको तब्दील कर दिया जाए। ये अब जो अपनी मियाद है वो पूरी कर चुकी है। फिर हुकूमत की तरफ से फंड नहीं दिए गए, वासा की तरफ से तवज्जो नहीं दी गई, और फिर ये वाकया पेश आ गया। और सिदरा ये सिर्फ इस साल वाकया पेश नहीं आया, गुज़िश्ता साल देखा जाए तो शादेवाल चौक के मुकाम पर इतना ही बड़ा गड़ा पड़ा था। उससे पिछले साल देखा जाए तो तब भी इस जोहर टाउन मेन बुलेवार्ड ख्याबान फिरदौसी पर शिगाफ पड़ा था। तो इन 3 सालों की आप परफॉर्मेंस देखें बतौर एमपी वासा, तो एक ही जाहिद साहब से बात कर लेते हैं। जाहिद साहब, यही सवाल मेरा आपसे है कि ये इशारे तो दे रहे हैं सिस्टम के भाई मेरी बस हो चुकी है, मुझे तब्दील कर दिया जाए, लेकिन हम लोग इस तरफ नहीं सोच रहे। ये जो सड़क है इसको ख्याबान फिरदौसी कहते हैं, जोहर टाउन, इसमें ग्रीन बेल्ट होती थी बहुत चौड़ी सी, और उसमें ये सीवर लाइन थी जो 30 साल पहले डाली गई। ज़ाहिर मैंने तो नहीं डाली, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई गड़े डाल रहा हूँ। तो ये 30 साल पहले ये ग्रीन बेल्ट में थी और दोनों तरफ सड़कें थी, और दरमियानी पोर्शन जो ग्रीन बेल्ट में सीवर लाइन थी। बाद में फिर गवर्नमेंट ने माजी में सोचा कि सड़कों को चौड़ा करना चाहिए, एक एक लेन बढ़ानी चाहिए, तो उन्होंने ग्रीन बेल्ट को छोटा करते गए, सड़क को चौड़ा करते गए। नतीजातन जो सड़क का बिल्कुल किनारा है उसके पास ये सीवर लाइन आ गई, जो कि पहले सड़क से क्लियर थी। उसको बदलना बड़ा आसान था। जब आप ग्रीन बेल्ट में पाइप रिप्लेस करते हैं तो बड़ा आसान होता है, आपको सड़क नहीं तोड़नी पड़ती, सड़क की लागत उसमें से इजाफा नहीं होता कि सड़क बनाने की कॉस्ट नहीं शामिल करनी पड़ती। हमारी कोशिश थी कि ये गवर्नमेंट के पैसे, जो टैक्स पेयर के पैसे होते हैं, अब 50-60 करोड़ रुपया लगा के हम इस लाइन को बदल सकते थे, लेकिन उसके लिए सड़क तोड़ने के लिए भी हमें 50-60 करोड़ चाहिए था, क्योंकि सड़क भी तोड़ेंगे तकरीबन 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का बचे और किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो। तो हम अपनी एफर्ट के साथ इसको चला रहे हैं और चलाते रहे, लेकिन अब महसूस किया कि इसमें चूंकि इतनी उम्र इसकी हो गई, तो शायद हमें अगली बरसात से पहले कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से दरखास्त करके तो 1 करोड़ रुपया की रिक्वेस्ट हम भेजेंगे अब, ताकि ये रिप्लेस हो जाए और उसके बाद प्रॉब्लम हम एक सूरत में आपसे सवाल नहीं कर सकते, और वो ये हो सकती है कि आप जितनी डेडलाइन दें, जितने महीने का वक्त दें, उससे महीने से पहले आप वो काम मुकम्मल करके रोड भी बन जाए। यकीन जानिए हम फिर आपकी तारीफ कर रहे होंगे, सवाल उठाने का कोई मकसद ही नहीं बनेगा। इंशाल्लाह नहीं, थैंक यू, आप आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। इसको करते हैं हम इंशाल्लाह, और मैं गवर्नमेंट से सबमिट करके इसके वसाइल हासिल करते हैं, और ताकि इसको 1 आध साल में हम ये कंप्लीट कर लें अगली बारिशों से पहले। ठीक सर, अभी फौरी तौर पर या फिर आने वाले वक्त में वासा की प्लानिंग क्या है इन लाइंस को चेंज करने के हवाले से, स्पेशली क्योंकि ये मसला इस सीजन में तो हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं। देखिए, असल में ये एक आपका सवाल अच्छा भी है और थोड़ा सा हमारे लिए एक चैलेंज भी है। वो ये है कि कुछ लाइंस गुलबर्ग की जैसे हैं वो 1960 की दहाई में लगी हुई हैं और अभी तक ठीक चल रही हैं, क्योंकि इनकी लाइफ तो 30 साल होती है टेक्निकली, लेकिन वो कोई उनमें ऐसा फिनोमिना था कि वो ठीक बनी या ठीक उसमें गैसेस कम पैदा हुई या कोई आबादी का उस जमाने में जल्दी डेवलप हो गई, क्योंकि काफी देर खाली रहे लाइन तो जल्दी खराब हो जाती है, आबादी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो। जैसे जोहर टाउन में 8-10 साल लगे आबाद होने में, पाइप पहले लगे। तो गुलबर्ग की लाइनें जो इससे दुगनी उम्र की हैं उनको अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो चल रही हैं। अगर हम बदलने पे आए तो वो भी बदलना शुरू कर दें तो कॉस्ट बहुत आएगी। इस जगह पे हमने, जैसे कि किसी भी केस में होता है कि जब बाईपास ऑपरेशन से पहले उसकी स्टैंड डाले जाते हैं कि इससे काम चल जाए, फिर उसके बाद बढ़ाते हैं, फिर ऐसा ऐसा हार्ट ही पूरा खोल देते हैं कि चलें यार अब हमने इसकी रिपेयरें की हैं, 2-3 जगहों पे ये बैठी है सड़क, तो अब उसके बाद हमने नतीजा ये निकाला कि इसको बदलना ही बेहतर होगा। इसी तरह अगर कोई और शहर में, गुलशन रावी में पिछले साल एक जगह पे गड़ा पड़ा था,
एक साल फिर निकल गया हमारा, इस साल एक और जगह पे गड़ा पड़ गया, लेकिन वो एक ही जगह थी। अब पूरी गुलशन रावी को बदलना बहुत कॉस्टली होगा, तो और लोगों को इनकन्वीनियंस होगी, तो इसलिए हम उसको भी वॉच कर रहे हैं। तो इस तरह से जहां जहां भी हम देखते हैं कि रेपिटेशन हो रही है और चीज बार बार हो रही है, वहां रिप्लेस करेंगे। ठीक है शेख जैन, मुझे ये बताइए कि अभी ताज़ा तरीन शहर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि बारिश आज भी होने की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। कल की बात की जाए सिद्रा, तो जिस तरह जाहिद साहब फरमा रहे थे कि कल जो बारिशी पानी है उसको रिकॉर्ड टाइम में क्लियर कर दिया गया। 2:15 बजे के करीब एमडी वासा साहब का जो वीडियो पैगाम है वो आया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने 4 घंटे में ये 18 या 22 पॉइंट क्लियर कर दी हैं। अब मैं आपको 2:15 बजे के बाद की कहानी सुनाता हूँ कि वो किस किस पॉइंट के ऊपर पानी था। लिटन रोड पे, जनाजगा के इलाके में, चबुर्जी में पानी था, केनाल रोड पे मुस्लिम टाउन के मुकाम पर पानी खड़ा था, गार्डन टाउन में बारिशी पानी मौजूद था और रात गए तक मौजूद रहा। इसी तरह भगवानपुरा के इलाकों में बारिशी पानी मौजूद था। तो आपको मैं समझता हूँ कि एमडी वासा को जो नीचे का अमला है वो गलत रिपोर्टिंग कर रहा होता है। उस तरह तस्वीर का वो रुख दिखाया ही नहीं जाता। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की जल्दी की जाती है कि सिर्फ हम सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तस्वीर भेज के नंबर बना लें कि हमने सबसे पहले काम कर दिया। अगर जो वासा की तरफ से तस्वीर जारी की गई उनको भी देखा जाए तो फिर भी उसमें किसी मुकाम के ऊपर बारिशी पानी नजर आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये मिस रिपोर्टिंग बंद होनी चाहिए और एक्चुअल फैक्चुअल रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि किस जगह पर कितना बारिशी पानी मौजूद है। कल लोग दुहाइयां देते रहे हैं। सिर्फ ये गुलबर्ग 3 नहीं, गुलबर्ग के दीगर इलाकों की बात की जाए तो क्या वहां पर 2:15 बजे के बाद बारिशी पानी क्लियर हो गया था? नहीं क्लियर हुआ। हो सकता है अभी भी किसी ऐसे घर में जाके देख लिया जाए तो बारिशी पानी के असरात अभी भी अंदर मौजूद होंगे। बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया गया था। मरकजी शाहराहों की बात कर लें, मैंने अभी आपको हवाला दिया कि केनाल रोड पे बारिशी पानी खड़ा था। ये कल कितने बजे की बात है? 5 बजे की बात है। 2:15 बजे एमडी वासा पैगाम दे रहे हैं। उसके बाद गार्डन टाउन का मैंने हवाला दे दिया। बरकत मार्केट में देख लिया जाए, वहां पे बारिशी पानी खड़ा था। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कल जो बारिश हुई है उसके ऊपर इस चीज को इनको अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने 4 घंटे में वो ऐसे पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा समझे जाते हैं कि ये सोर पॉइंट्स हैं, इनको अव्वलीन बुनियादों पर क्लियर करना, उनको क्लियर कर दिया। लास्ट भी मैंने कहा था कि अब ये पॉइंट नहीं है, अब बाकी लाहौर नशेबी इलाका बनना शुरू हो गया है। हाँ, बिल्कुल। अब बाकी जो मकामात है उनकी जानिब यकीनी तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है। जाहिद साहब, एक तो ये जो शेख जैन निशानदही करें इसका जवाब चाहूंगी। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारी रोड्स के साथ पार्क्स मौजूद हैं, जो कि गहरी ग्राउंड्स मौजूद हैं, रोड का पानी वहां भर जाता है, वहां पे बच्चे नहाते भी हैं, कई कई दिन वहां पर पानी जमा रहता है, इवन कि उस पर काई पड़ जाती है, ताफुन उठने लगता है। वो किसकी जिम्मेदारी है? वो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है? वो पानी पीएचए निकालेगा क्या? जी, इसके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक तो 2:15 बजे वाला सवाल है और एक दूसरा ये पार्कों वाला सवाल है। 2:15 बजे मैंने एक पैगाम ये शेयर किया था कि 22 जो पॉइंट्स हैं उसमें से 18 पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हुए हैं, जो कि जाहिर है उसको क्लियर कर लिए हुए थे, और बाकी मांदा पॉइंट्स हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। ताजपुरा 4:10 पे क्लियर हुआ। सबसे आखिर में हमारा इचरे का सुल्तान महमूद रोड क्लियर हुआ। तो ये जो एक खुशाइन बात है, देखें आज बारिश नहीं हो रही या सर्दियों में या बारिश ना हो तो किसी ना किसी गली में आप पानी की तलाश में निकले तो गटर बंद हुआ होगा यकीनन। इसीलिए महकमा भी काम कर रहा होता है। इतनी सब डिवीजन इसीलिए तो बनाई नहीं है कि 42 सब डिवीजन कि कोई गटर बंद होगा तो हम जाके ठीक करने जाएंगे। कई दफा देर से ठीक करते हैं, कुताहियां होती हैं महकमे के बंदों से, कई दफा जल्दी ठीक करते हैं। तो बारिश के बाद भी जब आप पानी की तलाश में निकलें तो आपको बिल्कुल निकल आएगा पानी किसी ना किसी गली में। मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए होंगे 22 के 22, लेकिन आप फिर भी कहीं कैमरा लेकर निकले तो कोई गली ऐसी जरूर पाई जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे पानी अभी भी रह गया होगा। तो जाहिर है कि हम एक ह्यूमन कैपेसिटी होती है। सबसे पहला तो ये होता है कि आप मेजर पॉइंट्स, मेजर आर्टरीज शहर की और जिंदगी के जो रवा दवा उसको कर दिया जाए। उसके बाद फिर छोटी गली की बारी आएगी, फिर उस घर की भी बारी आएगी जो सड़क से नीचे बना हुआ है। जाहिर है घर नीचे बना हुआ है तो सड़क ऊंची है तो उस घर में ही पानी जाएगा, तो उसको फिर निकाल। और जनरल हॉस्पिटल था जैसे, उसकी हमने हेल्प करने गए बाकायदा, हालांकि उनका अपना पंपिंग स्टेशन है, अपना सिस्टम है, लेकिन हमने देखा कि ये अब हम अपने बड़े सड़कें क्लियर कर चुके हैं, अब उनकी बारी है। तो फिर हमने उनके पंपिंग स्टेशन की स्क्रीनें साफ हमने की, वासा के अमले ने उनकी हेल्प की और काम क्लियर किया।
तो ये जो पॉइंट्स हैं जो रह जाना वो बिल्कुल है। और ये खुशआइन बात ये है कि अब मीडिया ने हमें निशानदेही करनी शुरू की है कि आपने मेजर सारे क्लियर कर देते हैं आप, ये बड़ी अच्छी बात है। अब फलां गलियों में भी जाएं, फलां छोटी लोकेलिटी में भी जाएं, तो ये इस चीज से गमाजी ये होती है इस बात की कि अब हम बड़े पॉइंट्स क्लियर करने में कामयाब हो गए हैं। वरना तो मीडिया को बड़े आराम से लक्ष्मी चौक में पानी मिल जाता था। अब पार्कों की बात है, वो जाहिर है कि जिस इदारे का, जैसे पार्किंग का, लिबर्टी की पार्किंग का पानी खड़ा अगर हो, तो जो पार्किंग कराते हैं पार्किंग कंपनी वाले, जिसका वो इलाका है उसको क्लियर करेगा। अगर पीएचए का पार्क है तो पीएचए अपने पार्क को खाली करेगा। अगर वो समझते हैं कि जमीन के नीचे पानी जाना चाहिए पानी की सतह बुलंद करने के लिए, तो वो ना निकालें। अगर देखें कि उसमें डेंगू का खतरा है, तो जिस इदारे की वो प्रेमिसेस है, किसी का स्कूल का ग्राउंड है तो स्कूल निकालेगा, पार्क पीएचए का है तो पीएचए। जाहिद साहब, मेरा आखिरी सवाल बस आपसे ये है कि ये जो अब गड़ा पड़ गया है खयाबान फिरदौसी पे, कितने दिन में ये कवर हो जाएगा, कितने दिन में इसको फिल कर दिया जाएगा? असल में इसको हमने चूंकि फिल करना हो तो वो तो आज ही मट्टी डालें और बंद कर देंगे, वो गटर बंद हो जाएगा। नीचे एक पाइप चल रहा है, आधा चल रहा है, ऊपर की छत उसकी टूटी हुई है। अब सबसे पहले उसमें से मलबा निकाला जाता है ताकि वो पाइप चलता रहे। वो हमने कर दिया हुआ है काम कि पाइप चल रहा है। अब उसमें हम एक दिन दरकार है पूरा, आज का ड्राई डे हमें मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। तो इसमें हमने उसके ऊपर कल तक हो जाएगा दीवार सर? करके उसकी छत डालने, कल तक इसको हमने ठीक कर देना अगर रेन नहीं होती। उसके बाद फिर रोड रेस्टोरेशन में 2-3 दिन लग जाते होते हैं, क्योंकि वो कंपैक्शन, फिर नहीं तो लोग कहते हैं ये आपने रोड बनाई फिर टूट गई, तो इसलिए वो रोड बना के कुछ देर उसको ठीक है। शेख जैन, जाहिद साहब, शेख जैन आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी शेख जैन। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, जब आपने पूछा इनसे कि ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा, मैं साथ में निशानदेही करना चाह रहा था कि जो शादेवाल चौक के मुकाम पर गड़ा पड़ा था आज से 1 माह कबल, अभी तक वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। उसके ऊपर भी सड़क नहीं बन सकी, वो भी मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए नहीं खुला। तो मेरा ख्याल है कि डेडलाइन थोड़ी सी बढ़ा लेनी चाहिए, जो ये काम नहीं होगा। वक्त की किल्लत है शेख जैन। आपको एक फख्र होना चाहिए, आपका चैनल लाहौर के लिए है। और कल परसों मुझे फैसलाबाद वासा से फोन आया कि हमारा एक इलाके में गड़ा पड़ गया और दोनों तरफ घर हैं और 20 फुट चौड़ी गली है, तो हमें समझ नहीं आ रही क्या करें। तो आपके पास एक्सपर्टीज है, आप प्लीज हेल्प करें। फिर हमने अपने डीएमडी साहब को कहा, इन्होंने फिर उनको गाइड किया, उन्होंने मसला हल किया। तो ये एक्सपर्टीज सिर्फ लाहौर वासा के पास है कि इतनी मुश्किल काम कर लेता है। सड़क का बनाना और चीज है, गड़े को ठीक कर देना और चीज है। सड़क बनाने में जाहिर है हफ्ता लग जाता है, कई दफा किसी और इदारे से बनवानी हो तो महीना भी लगा देते हैं। लेकिन अब हमने पॉलिसी शुरू कर रहे हैं कि हम खुद ही बना लिया करें ताकि ये टाइम बचे और जल्दी से जल्दी लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद जाहिद अजीज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। शेख ज़ैनुल आबिदीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। वासा की जानिब से उम्मीद तो दिलाई गई है कि खयाबान फिरदौसी पे जो एक और गड़ा पड़ गया है, 1-2 रोज में उसे ठीक कर लिया जाएगा। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में हम आपको बहुत सारे टैलेंटेड लोगों से मिलवाते रहते हैं और ऐसे लोग जो कि अनोखे अनोखे शौक पाल लेते हैं और फिर अपने शौक की तस्कीन के लिए खूब मेहनत भी करते हैं और अपनी दिलचस्पी के अमर को मद्देनजर रखते हुए खूब जो है वो ऐसी चीज़ें, ऐसी इजादात सामने लाते हैं, यकीनी तौर पर देखने वाले हैरान होकर रह जाते हैं। तो आज आपकी मुलाकात करवाएंगे जी शेख दाऊद बिन महमूद हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनका एक बहुत ही अनोखा शौक है। ये जी रिमोट ड्रोन एयरक्राफ्ट और जहाज़ उड़ाने के शौकीन हैं, खुद बनाते भी हैं, तैयार करते हैं। आज इन्हीं से बात कर लेते हैं। दाऊद, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सिद्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, और थैंक यू सो मच। शेख साहब, हमें सबसे पहले बताइए कि मैंने थोड़ा सा तो इंट्रो दे दिया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमें खुद बताइए कि ये आपको शौक कब पैदा हुआ, क्योंकि ये बहुत अनोखा शौक है, हर बंदे के बस की बात नहीं है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सिद्रा, देखिए सबसे पहले तो देखिए, कहते हैं कि बच्चे को छोटे होते जो भी आप चीज पकड़ा दें, जो भी टॉय पकड़ा दें, तो उसको उसी चीज की वो एक माइंड में एक इमेज बैठ जाता है, तो फिर उसी को लेके आगे तक जाते हैं। तो जब मैं पैदा हुआ 92 में, तो माशाल्लाह मेरे फादर मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, ठीक है, ये एयरप्लेन मॉडल, एक छोटा सा मॉडल लेकर आए थे गिफ्ट। तो आप कह सकते हैं कि जब से मैं पैदा हुआ तब से लेके मुझे अब तक जो है ना, माशाल्लाह आज अगर मैं 28 ईयर्स का हूँ, तो मुझे ये तब से शौक है। पिछले 28 साल से मैं इसी हॉबी में ही हूँ।
ठीक, आप मुझे ये बताइए कि ये जो आप रिमोट ड्रोन बनाते हैं या फिर जहाज तैयार करते हैं, इनमें क्या खास बात है जो इनको दूसरे जो हैं छोटे तैयारों से मुख्तलिफ बना देते हैं? शेख दाऊद से हम दोबारा से राब्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे। यकीनी तौर पर एक बहुत अनोखा शौक़ है कि आप लोगों को तो खैर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जहाज़ पे सफ़र करने का शौक़ होता है, लेकिन एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी भी है जिनको डर लगता है जहाज़ में बैठने से। लेकिन ये बाकायदा तौर पर ख़ुद रिमोट कंट्रोल जहाज़ तैयार करते हैं और यकीनी तौर पर एक बड़ा प्रोसीजर है, हर बंदा नहीं कर सकता और इसके लिए आपको बाकायदा लाइसेंसिंग की भी ज़रूरत होती होगी, आपको इजाज़त की ज़रूरत होती होगी। और फिर जब आपने इतना बड़ा महंगा शौक़ पाल रखा है तो फिर उसके लिए उसी हिसाब से आपको जगह भी चाहिए, आपको रनवे भी चाहिए कि जहाँ पर आपने ये जितने भी जहाज़ आप बना रहे हैं इनको आपने उड़ा के ट्रायल बेसिस पे या फिर अपने एडवेंचर के लिए आपने देखना है आबादियों से बहुत दूर इनको कितनी जगह मिलती होगी जहाँ पर ये प्रैक्टिस भी करते होंगे या फिर अपने जो भी नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उन पे काम भी करते होंगे। तो इन तमाम हवालों पे हम दोबारा से शेख दाऊद से यकीनी तौर पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, कहा जाता है ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। तो यकीनी तौर पर ये साहब भी और इसके साथ साथ जो इनकी इजादात भी है ये इसी बात का, इसी मिसाल का मुंह बोलता सबूत है कि सच में शौक़ का कोई मोल नहीं होता। और जब आपको किसी भी चीज़ का शौक़ पड़ जाता है तो चाहे वो कितनी कठिन हो, कितनी मुश्किल हो, आप फिर कोशिश करके उसको पा ही लेते हैं। आप ये जो टेलीविज़न स्क्रीन पर फुटेजेस देख सकते हैं ये शेख दाऊद की ही प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने खुद बनाई हैं। शेख दाऊद बताइएगा कि ये आपने बताया कि शुरू से ही आपको जब गिफ्ट्स मिलते थे इस तरह के जहाज़ या हेलीकॉप्टर्स तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। इसको करने के लिए आपने बाकायदा कब आगाज़ किया कि मुझे खुद से तैयार करना है और ये कितने मुनफरिद हैं? बिल्कुल, इसको देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं जब मैं इसको फ्लाई करता हूँ, ठीक है। तो शुरू में तो मैं इसको अपनी नॉर्मली अपने जहाँ पे मुझे ओपन एरिया मिलता था, ओपन स्पेस मिलती थी, मैं वहाँ पे चले जाता था। बट फिर ऐसा था फॉर द टाइम बीइंग मुझे पता चलना शुरू हुआ कि ये जो एक ऐसी चीज़ होती है कि इसको आप नॉर्मली ओपन एरिया पे फ्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए। एंड देन हम कुछ लोगों की कम्युनिटी ने मिलकर एक लैंड एरिया बाय किया और बाय करके उसको हम लोगों ने अपना एक पर्सनली इसको एक डेडिकेट कर दिया। इसी नाम से हम लोगों ने मिनिएचर एयरफील्ड इन पाकिस्तान के नाम से हम लोगों ने उसको डेडिकेट कर दिया ताकि हमारे जितने भी फ्लायर्स हैं हम वहाँ पे जाएं, जाके हम लोग वहाँ पे फ्लाई कर सकते ताकि हमें कोई एक्सटर्नल पार्टी आके हमें प्रेशराइज ना कर सके, ठीक है। तो शेख दाऊद हमें ये बताइए कि इस सारे काम को आगाज करने के लिए ऑब्वियसली आपको इजाजत भी चाहिए मुतलका इदारे से, लाइसेंसिंग भी चाहिए, वो क्या मरहला रहा? बिल्कुल, इसमें होता है एयरफोर्स से सीए जो हमारा इदारा होता है, ठीक है, ये हमें एक स्पेसिफिक एरिया डेडिकेट कर देता है कि बेसिकली हमने उनको फाइंड आउट करके बताना होता है कि ये एरियाज हमने फाइंड आउट किए, इसमें इनमें से आप हमें मार्क कर दें कि आपको कौन सा एरिया जो ना ज्यादा बेहतर लग रहा है हमारे लिए। क्योंकि अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये छोटी सी चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये ड्रोन कैटेगरी में नहीं आता, ये एक सिंपल एयरक्राफ्ट एक लाइक आप कह सकते हैं कि एक टॉय की फॉर्म में आता है, बट टॉय भी एक हाई लेवल फॉर्म में आता है। तो इसीलिए वो हमें एक एरिया डेडिकेट कर देते हैं क्योंकि ड्रोन एक इलीगल चीज है, वो पूरे पाकिस्तान में बैन है, ठीक है। वो आप कहीं पर भी फ्लाई नहीं कर सकते, इवन तो आप उनकी बताई भी एयरफील्ड पे भी नहीं फ्लाई कर बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताइए कि ये तकरीबन कितने बड़े साइज में होते हैं? क्योंकि स्क्रीन पे तो मैं देख रही हूँ कि आपने अपने घर में भी मौजूद हैं, बना के रखे हुए हैं, इसको खुद असेंबल भी करते हैं, तो आपके पास जो इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो चीजें होती हैं, जो मटेरियल चाहिए होता है, वो क्या आपको पाकिस्तान में अवेलेबल होता है या फिर कहीं बाहर से मंगवाते हैं? इसमें बेसिकली देखिए सितरा होता है ऐसा है कि हम लोग सबसे पहले तो कुछ मॉडल्स होते हैं हम लोग वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उनको इंपोर्ट करके हम लोग पाकिस्तान में मंगवा के उनका एक 3D मॉडल बनाते हैं। 3D मॉडल बना के देन हम उनके ऊपर एक वर्किंग करते हैं, हमें पता होता है कि इनमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया। मोस्टली इनमें जो फाइबर ग्लास का मटेरियल यूज किया जाता है बहुत कॉमन मटेरियल है और पूरा पाकिस्तान में अवेलेबल भी है। और इसको फाइबर ग्लास इसमें मोल्डिंग होती है, उसको फिर हम मोल्ड बनाते हैं, मोल्ड बनाने में काफी सारा एक्सपेंस आता है, ठीक है। और पाकिस्तान में देखिए बहुत से कम, आप कह सकते हैं कि अगर 22 करोड़ की आबादी है तो 22 करोड़ की आबादी में तो शायद 22 लोग होंगे टोटल जो इसको खरीदने के हामिल हैं या खरीदने के लाइक बिल्कुल ऐसा ही है, खासा महंगा शौक है ये। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि एक जहाज को खरीदने के लिए इवन तो अगर आप एक जहाज खरीदना है तो इवन तो आपके पास अगर एक होंडा गाड़ी है, एक लाइक
22-23 लाख या 20 लाख की या 30 लाख की जो गाड़ी होती है, ठीक है, लोग प्रेफर करते हैं कि यार हम एक होंडा गाड़ी खरीदते रादर देन हम लोग इसे जहाज को खरीदें, ठीक है। ये इतना एक्सपेंसिव शौक होता है, मतलब लोग इसको नॉर्मली प्रेफर नहीं करते। फिर भी मतलब हम जैसे लोगों को एक हॉबी, एक क्रेज है कि यार पैसे बड़े में हम लोग इसको गलत जगह पे ना यूज शेख करें। दाऊद, तो हमें ये बताइए कि जो आप एयरक्राफ्ट तैयार करते हैं, जो अभी तक आपने सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट बनाया होगा या सबसे छोटा जो बनाया होगा, साइज क्या होगा उसका तकरीबन? अच्छा, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मुझसे सारे लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है, ठीक है। तो इसमें मैं उन सबको एक ही आंसर करता हूँ कि जो सबसे छोटा जहाज होता है, ठीक है, उसकी अगर आप प्राइस वाइज मुझसे पूछते हैं वो भी आपको बता देता हूँ, अगर आपको साइज वाइज पूछते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। बट आपका कंसर्न क्या है, प्राइस है या साइज है? साइज भी प्राइस भी दोनों बता दीजिए। देखिए, साइज डिपेंड करता है कि आप मिनिमम जो होता है वो 1 मिलियन का होता है, लाइक 10 लाख का होता है, ठीक है। मिनिमम जो प्राइस होती है वो 10 लाख से स्टार्ट होती है, देन इट गोज अप टू लाइक 20 मिलियन प्लस रुपीज, ठीक है। तो अभी जो रिसेंट मेरे पास एक एयरप्लेन हम लोग जो तैयार कर रहे हैं, मतलब 100% हम लोग पाकिस्तान में उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो लाइक आप कह सकते हैं कि उसका जो एक साइज है वो एक आधी बस जितना उसका साइज है, और जो उसकी प्राइस है वो हम लोग लोकली रह के 25 लाख का जहाज तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और हम उसको कम्प्लीटली पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक, शेख दाऊद, मुझे ये बताइए कि ये आप जो एयरक्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, ये रिमोट एयरक्राफ्ट है, इसमें क्या पायलट की ज़रूरत नहीं है? ये रिमोट कंट्रोल से हैंडल होता है? नहीं, इसमें पायलट की जरूरत नहीं होती, सिंपल आपने ग्राउंड लेवल पे इसमें रिमोट से अपने इसको सारा कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो पायलट नहीं आपको चाहिए, तो स्पेसिफिकली आपको सीट इसके नहीं, इंटरनली सीट नहीं चाहिए, आप इसको एक्सटर्नली आप इसको फ्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख दाऊद बिन महमूद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और अपने शौक के हवाले से हमारे लोगों को बताने के लिए। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में, नेक हवालों में याद रखिएगा।